Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is factor affecting the rate of reaction. There are different factors which affect the rate of reaction, like nature of the reactant, concentration of the reactant, particle size of the solid reacting with a gas molecule, temperature, catalyst, and light. Now we are going to discuss all these factors one by one. So the first one is the nature of the reactant. हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल बॉन्डिंग होती है. लाइक रेट ऑफ रिएक्शन जो है मोस्टली टाइप ऑफ बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है. हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, किसी में आयोनिक बॉन्डिंग होती है. कोवेलेंट बॉन्डिंग हमें पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. कि आपके पास एक एटम का एक ऑर्बिटल दूसरे एटम के उसी किस्म के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. जबकि आयोनिक बॉन्ड आपके पास क्या होते हैं कि दीज आर बॉन्ड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. आप क्या करते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि दो चार्ज आइंस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हों. इसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफ़ेक्ट होता है. लाइक हम तीन किस्म के रिएक्शंस को अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं. एक आपके पास एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होते हैं, एक आपके पास एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस होते हैं, एंड एक आपके पास इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं. एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन है कि जो महीनों सालों में पूरे होते, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखते हो. इसी तरह एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन वो होते हैं कि जो नैनो सेकंड्स में परफॉर्म हो जाए, जैसे कि आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करना चाहते हैं. कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप करते हो तो उसकी वजह से वो नैनो सेकंड्स में होगा, तो हम उसके रेट को डिटरमिन नहीं कर सकते. लेकिन जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है उनके रेट को हम डिटरमिन कर सकते हैं, और उनके रेट डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे, कि आपके पास किस नेचर का आपने रिएक्टेंट लिया है. लेट सपोज़ हम एक नॉर्मल जनरल रिएक्टेंट्स देके ए बी एंड बी सी, ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो पहले क्या होगा कि ए बी के दरमियान में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एंड सेम इन द केस बी और सी के दरमियान में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा. जब ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे उसके बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा. वो नया प्रोडक्ट ए सी और टू मॉलिक्यूल ऑफ या हम कह देते हैं कि बी बॉन्ड बी, ये हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. इसके लिए इसने क्या किया कि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग की, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन की. तो हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हुई है. तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास क्या है कि सेपरेट होने के लिए इसको थोड़ा सी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी. ये क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन आपके पास स्लो होगा. लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी तो इस किस्म की रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं. इसमें आपके पास क्या है कि एकदम से प्रिसिपिटेट्स बन जाते. लाइक मैं देख लेती हूँ सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो एकदम से सिल्वर क्लोराइड के प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं और सिल्वर नाइट्रेट उसमें से एक्वस फॉर्म में रह जाता है. हमारे पास क्या है कि अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम करना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड उसमें ब्रेक होगा दो एक्वस सॉल्यूशन के दरमियान में, और नए कंपाउंड बन जाएंगे. जबकि कोवेलेंट रिएक्शन स्लो होते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास ओवरलैपिंग या कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होती है और नए कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं. नाउ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. हमारे पास कंसंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ेक्ट करता है. हमारे पास दो किस्म की रिएक्शंस होते हैं या रिएक्टिंग मिक्सचर्स होते हैं कि
एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को हम कहते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास वो मिक्सचर है या रिएक्शन है कि जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज सेम फेज में हो। हीट्रोजीनियस रिएक्शंस वो होते हैं कि जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज डिफरेंट फेज में हो। मतलब कि आप जो है लिक्विड को लिक्विड के साथ रिएक्ट कर ले, या फिर आप जो है सॉलिड को सॉलिड के साथ रिएक्ट कर ले, या फिर गैस को गैस के साथ रिएक्ट कर ले, तो इसमें हमारे पास होमोजीनियस रिएक्शन होगा। हीट्रोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें डिफरेंट स्पीशी हो, लाइक सॉलिड को आप लिक्विड में रिएक्ट करना चाहते हो, या फिर आप जो है लिक्विड को गैस फेज के साथ रिएक्ट करना चाहते हो, तो हर एक का अपना मुख्तलिफ रेट होगा इसकी। और ये रेट जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी पे है कि आपके पास कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी सो पर यूनिट एरिया मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। अगर पर यूनिट एरिया मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कोलिशन उनकी ज़्यादा होगी। एज रिज़ल्ट आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी स्पीड में होगा, या रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर हम देखें कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब कि किसी जगह पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल हो, उसकी वजह से। सो लेट्स सपोज यहाँ पे देखें कि इसमें ढेर सारे रेड एंड ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ढेर सारे रेड एंड ब्लू मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो स्पीडी होगा। यहाँ पे देखें कि ब्लू मॉलिक्यूल तो ज़्यादा है लेकिन रेड सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन यहाँ पे रेड की कम है। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास या स्पीड ऑफ द रिएक्शन आपके पास लो होगी। हम जनरल डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल देख ले तो बर्निंग ऑफ वुड जो है, अगर आपके पास 100% कंसनट्रेटेड ऑक्सीजन मौजूद हो तो बहुत फास्ट बर्निंग होगी। लेकिन जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को देके दैट इज़ 21%, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, मतलब बर्निंग ऑफ वुड आपके पास स्लो होगी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज इन अ सॉलिड हीट्रोजीनियस रिएक्शन में भी आपके पास क्या है, इस पर डिपेंड करती है। लाइक अगर आपके पास स्मॉल साइज पार्टिकल हो, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। लाइक हम कोई कैटलिस्ट ले लेते हैं, या हम कोई ऐसा सॉलिड मेटल ले लेते हैं जिसको किसी लिक्विड के साथ हम रिएक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर सरफेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है, अगर या जो रिएक्टिंग दूसरा स्पीशी है वो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, उस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसी चीज़ के पार्टिकल होंगे लेकिन उसके साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है। इसलिए सॉलिड फेज में अगर हम रिएक्शन करना चाहते हैं, किसी लिक्विड सॉलिड को लिक्विड के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उस सॉलिड को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना होगा। फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ का मतलब कि पर यूनिट एरिया ढेर सारे पार्टिकल अवेलेबल होंगे फॉर द केमिकल रिएक्शन। एज अ रिज़ल्ट द रिएक्शन विल बी फास्ट। जैसे कि हम रिबन मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, उसको पानी के साथ रिएक्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, बट ये रिएक्शन फिर फर्दर स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास इनर टू द रिबन होते हैं। मतलब मैग्नीशियम सारे के सारे इस रिबन के में जो मौजूद है वो अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से आपके पास क्या हो जाएगा कि इसका रिएक्शन जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो प्रोसेस है वो स्लो है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम को इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ले लेते हैं तो सरफेस एरिया इनका इंक्रीज़ हो जाता है, साइज़ इनका स्मॉल हो जाता है। इसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ द मैग्नीशियम पार्टिकल इज़ हाई एंड दैट्स वाई द केमिकल रिएक्शन इज़ फास्ट। फिर हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। लाइक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी चाहिए जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करें।
ठीक है। सो जो ज़्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे या जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगे या हिस्सा लेंगे, जबकि जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो बेचारे अपनी जगह पे ही मौजूद रहेंगे। वो दूसरे के साथ अगर कोलाइड कर भी ले तो वो कोलिजन इफ़ेक्टिव कोलिजन नहीं होगी कि जिसकी वजह से कोई बॉन्ड ब्रेकिंग या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से मोर कोलिजन विल बी प्रोड्यूस एंड ड्यू टू विच द रिएक्शन चांसेस आर मच मोर हाई। क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इंक्रीज, ड्यू टू विच मोर कोलिजन विल बी प्रोड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट द रिएक्शन चांसेस आर इंक्रीज्ड। सेकंड, इसकी वजह से क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी हासिल करने के लिए क्या करेगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो इस रेंज पे एक्टिवेशन एनर्जी हासिल कर रहा है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे वो एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन अगर हम क्या कर ले, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर ले, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से एक सॉलिड हो या लिक्विड हो जो भी हो, उसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी अटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम मॉलिक्यूल कोलिशन करेंगे और जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दो फैक्टर्स जो है वो हमारे पास इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, सेकंड वन मैक्सिमम मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बन जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये ख़ुद किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये उनको एरिया ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड कर लेते हैं। ये उनकी एनर्जी को इफ़ेक्ट नहीं करते। ये इनको सिर्फ वो प्रॉपर्टी, मतलब पूरे रिएक्शन के जो इंथैल्पी है उसको इफ़ेक्ट नहीं करते, सिर्फ स्पीड अप करते हैं, रास्ता प्रोवाइड करते हैं, आसान रास्ता प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं बात कर लेती हूँ कि डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड की बात कर ले। पोटाशियम क्लोराइड इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आपके पास क्या होगा, 2 पोटाशियम क्लोराइड बनाएंगे एंड 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, हम इनको ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जैसे ही इनमें मैंगनीज़ डाल देंगे, मैंगनीज़ डाइऑक्साइड डाल देंगे, तो उसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा और आपके पास जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और पोटाशियम क्लोराइड जो है वो वापस मिल जाएंगे। लास्ट वन जो है फोटो लाइट। तो लाइट, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जो डिपेंडेंट होते हैं लाइट पे। इस किस्म की रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटो मींस लाइट। अगर लाइट प्रॉपरली अवेलेबल होगी तब केमिकल रिएक्शन होगा, अगर लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करती है। लाइक फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, और ये काम कब होता है, जब सनलाइट मौजूद हो। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। इसीलिए दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज़ होता है, जिनको हम कहते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। लेकिन रात के टाइम पे भी बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बट दैट ऑक्सीजन आर मच मोर इन लिटिल अमाउंट। उस टाइम में फिर आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इनिशिएशन के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। सनलाइट से इनको यूवी रेडिएशंस मिलते हैं जो वाटर को स्प्लिट अप कर लेते हैं।
ठीक है, और वाटर को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगा। सिमिलरली फ्री रेडिकल रिएक्शंस लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन की अगर हम बात कर ले, मतलब आप अल्केन में किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं। हमने अभी कहा था कि आपके पास क्या है, अगर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं तो उनका रिएक्शन स्लो होता है। किस वजह से? क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल वहाँ पे हुई होती है। अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग स्पीशी की ज़रूरत होती है, और वो स्ट्रॉन्ग स्पीशी हमें इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट मिलेगा, जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। लाइक अगर हम अल्केन की क्लोरीनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्लोरीन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्लोरीन मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर व्हाट, मतलब क्लोरीन के पास एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है। सो इसकी वजह से क्लोरोमीथेन बन जाएगा और HCl गैस प्रोड्यूस होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन।